वो अब उनके ऊपर उल्टा निशाना बन रहा है। सोशल मीडिया पे पुराने से पुराने फुटेज को उठाया जा रहा है। जितने हमारे चचा, मतलब हमारे कांग्रेस पार्टी के चचा, जितना दुनिया में मुझे लगता है गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको एक नेहरू दिखेगा, जितना हमारे चचा ने प्यार बांटा है अपने जमाने में। राजाओं को बोला तुम अपनी जमीनें, अपनी जायदादें, अपनी सेना, अपनी नेवी सब हमें दो, हम नए राजा हैं इस देश के। इन्होंने बोला हम नए राजा हैं। दोस्तों नमस्कार। आज 14 अगस्त 2026 है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे 13 अगस्त 2026 को। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के प्रिय, हमारे सभी के पप्पू भैया अर्थात राहुल गांधी जी, उस अधिवेशन में दरअसल क्या होता है, जब भाजपा का अधिवेशन होता है तो उसमें क्या होता है, भाजपा वाले बताते हैं कि हमने बंगाल जीत लिया है, अब हम उत्तर प्रदेश पे नजर डालेंगे, हम ये प्लान कर रहे हैं। तो उनका एक अलग डिस्कशन होता है। अब पप्पू भैया कोई चुनाव तो जीतते नहीं है, तो पप्पू भैया का डिस्कशन नेक्स्ट लेवल का होता है और बड़ा मजेदार होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हग देने की, मतलब टट्टी वाले नहीं, जो गले लगते हैं, हग देते हैं, जो हग देने की डिप्लोमेसी का राहुल गांधी ने मजाक उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि, और उन मंच पे संदीप दीक्षित नाम का एक बहुत ही अजीब सा पॉलिटिशियन है दिल्ली का, आज तक चुनाव नहीं जीता है वो बंदा, मतलब जब से अरविंद केजरीवाल आया तब से वो कभी चुनाव नहीं जीता वो। तो उसको उसने मंच पे बुलाया, उसको गले लगाया, बोला ये दिखाता हूँ दोस्तों, मित्रों, देखो देखो दोस्तों, देखो कैसे होती है हक पॉलिसी, देखो देखो करके राहुल गांधी जो नौटंकी करते ही हैं। तो उन्होंने उसको गले लगाया संदीप दीक्षित को ऐसे अजीब तरीके से। पर उसके बाद जो हुआ, जो संदीप दीक्षित ने बोला, वो कांग्रेस की डिस्गस्टिंग चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। आप ये वीडियो देखिए। Now my take, because what I saw was particularly distasteful. Congress leader Sandeep Dikshit's Modi Melanie remark is sexist, in poor taste, and a reminder of how quickly sharp political discourse can slide from legitimate criticism into unfortunate personal innuendo in this case. You can criticize Prime Minister Modi's policies, performance, and politics by all means. But when the argument becomes about who is hugging whom, everyone loses, especially the opposition. Remember when the BJP targeted Sonia Gandhi in very, very low-level language over her foreign origins, it was totally unacceptable. When Prime Minister Modi made his 50 crore girlfriend jibe targeted at Shashi Tharoor's wife, that was wrong and unacceptable too. Netas need to, for God's sake, stop this nudge-nudge, wink-wink politics. Don't reduce politics to a meme or an Insta reel. Hold power to account, challenge their ideas, attack their policies by all means, but leave the personal innuendo out of it. Because when politics descends into these kinds of sexual innuendos, nobody wins, not even the person making the bad joke. In my view, Sandeep Dikshit should be apologizing for the kind of remark that he made on stage there with Rahul Gandhi. And Rahul Gandhi too should clearly distance himself and condemn it. राहुल गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री की विदेश के नेताओं से गले मिलने वाले अंदाज को हंसी का विषय बना दिया। भाजपा ने इसकी आलोचना की, मैं भी करता हूं आलोचना। पर आपको नहीं लगता, मुझे खुद कई बार लगता है नरेंद्र मोदी जी गले लगाते नहीं है, कई बार गले पड़ते हैं। जैसे कि आपको कीर स्टारमर का ये वीडियो देखना चाहिए, जब भारत के प्रधानमंत्री उनसे जबरदस्ती गले पड़ने लगे उनके। Yes, someone I appreciate. Let's do a handshake for me. I appreciate. Let's do a handshake for me. I appreciate. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. पता नहीं दोस्तों, मतलब हो सकता है आप भाजपा के भक्त हो, प्रधानमंत्री जी के जो भक्त हैं, अगर आप वो हैं तो आप इसमें ढूंढ लेंगे कि नहीं महान है प्रधानमंत्री। पर भाई कोई जरूरत नहीं है, मतलब थोड़े तो, मतलब अब जी जिनपिंग ससुरा वो भी आती है, पर कहीं बीच में रहो यार। या तो मोदी मत बनो या जिनपिंग मत बनो, कहीं बीच में रहो, जो नॉर्मल होता है नॉर्मल करो यार। मतलब
थोड़ा कंट्रोल तो करना चाहिए प्रधानमंत्री को, मेरे हिसाब से थोड़ा कंट्रोल करना। कई बार ये मतलब ये जो गले लगने वाला ड्रामा है, ये ड्रामा फोटो ऑप बन जाता है और उसको आंड भक्त बता देते हैं कि देखिए महामानव की नई अचीवमेंट क्या है। इन रियलिटी जो टेबल पे जो डिस्कशन होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री की मैं बिल्कुल विदेश नीति की तारीफ करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति बाकी प्रधानमंत्रियों से बहुत अच्छी रही है अभी तक। प्रधानमंत्री के अंदर मेटल है, चौड़े में अपनी बात रख देते हैं और पीछे नहीं हट, तो अग्रीड। पर ये नौटंकी नहीं होगी तो भी डिप्लोमेसी अच्छी चलेगी। कुछ मामलों में ऐसा लगता है गले मिलना जो है वो इतनी नौटंकी की जरूरत नहीं है। अब पता नहीं, प्रधानमंत्री हमारे महान है तो कर सकते हैं, महामानव नॉर्मल बातें नहीं करता। राहुल गांधी का जो सस्ता चीप जो मजाक है वो अब उनके ऊपर उल्टा निशाना बन रहा है। सोशल मीडिया पे पुराने से पुराने फुटेज को उठाया जा रहा है। उदाहरण के लिए फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा का डिक्टेटर था, उसके साथ इंदिरा गांधी उसको गले लग गई थी। आप ये वीडियो देखिए। अगर मैं पूरी ईमानदारी से बोलूं तो हाँ, इंदिरा गांधी गले कम लगना चाहती थी, चूंकि वो महिला है तो वो इतना गले नहीं लगना चाहती से बाकी लोग लगते हैं गले। इंदिरा गांधी महिला है भाई, वो पुरुष है, उनका होगा कि भाई मैं इतना गले नहीं लगना चाहती। बट फिदेल कास्त्रो ने उनको अपने नजदीक बुला के उनको गले लगाया। पर आप ये फोटो देखिए, आप इंदिरा गांधी जो है यासर अराफात से जो गले तो नहीं लग रही है पर हाथ मिला रही है। अब ये हाथ मिलाने वाला बड़ा क्रांतिकारी दृश्य है, आप ये देखिए। या फिर आप देखिए ये वाली फोटो जिसमें सोनिया गांधी गले लग रही हैं, हमारे जो पप्पू भैया उनकी मम्मी जी हैं जो वो शेख हसीना के गले लग रही हैं। या फिर ये फोटो देखिए जहां राजीव गांधी किसी के गले लग रहे हैं, कोई है विदेशी बंदा उसके गले लग रहे हैं। या फिर देखिए नेहरू जी किसी को गले लगा रहे हैं। नेहरू जी का तो लेवल ही नेक्स्ट था, उनकी बात ही मत करो। नेहरू जी की तो बात ही मत करो। नेहरू जी मतलब पुरुष नहीं है भाई, वो मतलब बुढ़ापे में बंदा एकदम टपाटप लपालप और झपाझप था हमारा। भाई गर्व है मुझे नेहरू पे, एक मर्द के रूप में नेहरू पे मुझे गर्व है। मैं ये चाहता हूं कि हर मर्द काश नेहरू हो पाए। जितने हमारे चचा, मतलब हमारे नहीं, कांग्रेस पार्टी के चचा जितना दुनिया में मुझे लगता है गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपको एक नेहरू दिखेगा, जितना हमारे चचा ने प्यार बांटा है अपने जमाने में। आहा। राहुल गांधी के सस्ते मजाक से हम धीरे धीरे नेहरू तक पहुंच रहे हैं, पर उससे पहले चलते हैं। फिदेल कास्त्रो गले लगाया गया, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं, विदेश मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों में अब देखिए ओबामा के गले लग रहे हैं। मनमोहन सिंह, पिक्चर्स दिख रही होंगी आपको, मनमोहन सिंह, जॉर्ज बुश के गले लग रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गले लग रहे हैं अलग अलग लोगों के। तो ये प्रधानमंत्री लोगों के गले लगता रहता है। प्रधानमंत्री कई बार गले पड़ने लगते हैं, भारत के अभी के प्रधानमंत्री, वो गलत बात है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा। पर मैं एक काल्पनिक तरीके से सोच रहा था, जस्ट अ थॉट, हाइपोथेटिकली हमारे पप्पू भैया पीएम बन जाते, भारत लीडरशिप एकदम खत्म हो जाती है, मतलब केजरीवाल तक भी खत्म हो जाता है और पप्पू भैया बन जाते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो वो क्या करेंगे? उनकी विदेश नीति कैसी होगी? सस्ते नशे वाली होगी, महंगे वाली होगी, गले लगने वाली होगी, खिचड़ी वाली होगी, नींबू पानी वाली होगी, के मतलब विस्की के पेग वाली होगी? वो देखने की जरूरत है, क्योंकि पप्पू भैया के ऊपर जिस तरह के आरोप लगते हैं, ऑब्वियसली भाजपा के हैंडल के द्वारा ही लगाए जाते हैं ऐसे आरोप कि सूखा नशा करके आया है बंदा, सस्ता नशा। देखते होंगे आपने, कई वीडियो में लिखा गया है। तो आप सोचिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इमैनुअल मैक्रों, कीर स्टारमर, ये सबके सब सूखा नशा करने वाला कोकेन, शायद, आई एम नॉट श्योर, उसमें जो एक छोटा सा वो आता है कोकेन नाक में डालने के लिए, टूट्सकी कहते हैं उसको, उसके उठा के नाक में डाला जाता है। आप ये वीडियो देखिए किस प्रकार से ये लोग पकड़े गए थे एक बार। दिख रहा है आपको? देखो ये बंदे ने छुपाया हाथ में तुरंत, और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोकेन की पुड़िया भी है और वो टूट्सकी भी ऐसे नाक में डाली जाती है, लेकिन मैक्रो पुड़िया हटाता है, जो इधर वाला बंदा है दाहिनी तरफ वाला वो टूट्सकी हटाता है। आप ये वीडियो देखिए फिर से, एक बार फिर देखिए आप। क्या पता हमारे भाई, मतलब जब हमारे पप्पू भैया बने तो इस तरह के दृश्य दिखाई पड़े, गले वाले नाल लगना बंद हो जाए। जो आरोप उन पे लगते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो भाई हमको क्या पता पप्पू भैया क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी, मैं दोबारा बोलता हूं, भारतीय राजनीति में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के मुझे घिन आती है।
राहुल गांधी उनमें से नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी मेरे दोस्त बन सकते हैं, इतने मतलब सीधा आदमी है यार, कोई कुछ भी बोले यार भाई, ये बात तो मैं मानूंगा, सीधा आदमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी को ये बात समझनी पड़ेगी कि गले लगने की डिप्लोमेसी बहुत पुरानी है, और पता नहीं जब राहुल गांधी 35 साल तो हो ही गए उनको प्रयास करते हो, क्या पता उनको लगा था बचपन में ही कि बढ़ाओ के प्रधानमंत्री, उन्होंने बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर। राहुल गांधी इस बचपन को तुम क्या बनना चाहते हो, बोलते बनना चाहते हो, हमने तो सुना हमारा जन्म पीएम बनने के लिए हुआ है, तुम साले पूछ कैसे रहे हो हमको। तो अब क्या हुआ है, क्या पता राहुल गांधी जब पीएम बने अपने पिताजी की तरह वो भी मतलब आईएनएस विराट पे छुट्टियां मनाने के लिए अपने मम्मी को, मतलब अपनी बीवी को, उनकी तो कोई बीवी है नहीं, तो मम्मी को, अपनी सिस्टर को और 30-35 विदेशी मित्रों को लेकर के भारत के सबसे सेंसिटिव नेवी की एसेट आईएनएस विराट पे चढ़ जाएं, कैप्टन के रूम को कन्वर्ट कर दें बेडरूम में अपने और अपने बाप के लिए कि आइए आप सोइए यहां। आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है इस देश में। आपको वीडियो दिखाता हूं, आप ये वीडियो देखिए और आप यकीन मानिए कि ऐसे कितने कांड हो रखे हैं हमारे देश में। जो राहुल गांधी जी के जो अब्बा हुजूर थे, मतलब नॉर्मल तो थे नहीं, हुजूर और अब्बा थे वो एक साथ दोनों। राजीव गांधी नहीं, नेहरू ने भी परिवार संग आईएनएस युद्धपोत में मनाई थी छुट्टियां। नेहरू गांधी परिवार के लिए इंडियन नेवी के युद्धपोत का निजी इस्तेमाल का मामला पहला नहीं है। दरअसल बुधवार को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पद पर रहते हुए अपने परिवार एवं विदेशी रिश्तेदारों को सैर सपाटा कराने के लिए इंडियन नेवी के महत्वपूर्ण युद्धपोत आईएनएस विराट का इस्तेमाल किया था। 1950 को 2050 बोल रहा है, ये गलती है इसकी पंजाब केसरी वालों की। उनका धन्यवाद भी है, उनका वीडियो यूज कर रहे हैं हम, पर गलती भी है तुम्हारी, 1950 की है, तो नई बात नहीं है। मतलब अगर राहुल गांधी बन गए पीएम तो ऐसे करेंगे, ये होगी उनकी विदेश नीति। इतना दुख होता है हमको कि मेरे पूर्वजों के राज्य को छीन छीन के इन लोगों ने बोला कि हम प्रजातंत्र बना रहे हैं, प्रजातंत्र, ये है इनका प्रजातंत्र। राजाओं को बोला तुम अपनी जमीनें, अपनी जायदादें, अपनी सेना, अपनी नेवी सब हमें दो, हम नए राजा हैं इस देश के। इन्होंने बोला हम नए राजा हैं, एंड देन दे फक्ड डेमोक्रेसी। कभी सोचा है आपने ऐसे करने वाले कितने लोग होंगे इस दुनिया में जैसे ये लोग हैं? ये लोग अपने आप को इस देश का मालिक मानते हैं, गांधी परिवार के लोग, ये लोग मालिक हैं। अमिताभ बच्चन ने तो कहा ही था वो राजा है, हम रंक हैं। बात तो सही, हम सब रंक हैं इनके आगे, यही राजा है, केवल अकेले राजा ये लोग हैं। अब आइए, चाचा नेहरू की चर्चा छिड़ ही गई है तो थोड़ी चाचा नेहरू पे चर्चा कर ही लेते हैं। चाचा नेहरू की विदेश नीति की चर्चा करते हैं। चाचा नेहरू ने जब चाइना ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया तो चाचा नेहरू ने कहा ये तो बंजर जमीन है, कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। आप सोच के देखिए कि जिस देश का अगुआ अपने देश पर दूसरे देश के कब्जे को बोले तो बंजर जमीन है। या फिर आज जो आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ओपन में आरोप लगा रखे हैं कि चाइना जमीन कब्जा करे जा रहा है, ये मान ही नहीं रहे कि हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है। कहते हैं हमने कुछ कब्जा ही नहीं हुआ, सब ठीक है, 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं हुआ, ऐसे कहे जाते हैं ये लोग। सच्चाई बताते नहीं जनता को, कहते हैं इट्स यू कांट हैंडल द ट्रूथ। जनता को कह रहे हैं यू कांट हैंडल द ट्रूथ। प्रधानमंत्री जी, यस वी कैन हैंडल द ट्रूथ, टेल अस द ट्रूथ, सच बताइए, हम तैयार हैं उसके लिए, सच जानने के लिए। अब नेहरू जी की चर्चा करते हैं। नेहरू जी ने कहा, लेकिन जब यह भी पता चला 1962 में कि चीन असम तक घुसा है, तो नेहरू जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा माय हार्ट गोज आउट फॉर द पीपल ऑफ असम। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने असम भी चाइना को दे दिया था। वो तो भला हो अमेरिका का, भला हो JFK का, जॉन F कैनेडी का, वरना चाइना असम में ही रुका रहता। JFK के डर से चाइना पीछे गया था बाय द वे असम से, जस्ट टू लेट यू नो। इंडिया कोई बहादुरी नहीं थी उसमें। और मुझे अभी भी याद है उस समय ऐसे कविताएं लिखी जाती थी, चूतिया कवि थे हमारे देश के, वो लिखते थे भारत एक सोता हुआ शेर है, इसको जगाओ मत चाइना। चाइना ने जगाया भी, पेला भी और चला भी गया। अगर ये सोता हुआ शेर जाग गया तो बताएगा तुमको। कभी आप रियल शेर के पास गए हो जो सो रहा हो? कभी आपने उसको कहते हो देखा शेर, रियल शेर को, मैं सोता हुआ शेर हूं मुझे जगाओ मत? वो गाड़ देगा आप सोते हुए शेर के पास, जो रियल शेर होता है। ठीक है, चलो बाहर में गया सब। इजराइल की 1 इंच जमीन लेके दिखाए कोई, दुनिया कोई भी देश, अमेरिका भी, इजराइल की 1 इंच जमीन छू के देख ले अमेरिका। चाइना को बोलो छू ले इजराइल की 1 इंच जमीन। रशिया की 1 इंच जमीन पे कब्जा करके दिखाए कोई, अमेरिका पे कब्जा करके दिखाए कोई, नहीं हो सकता ना। तो ये जो शेर की परिकल्पना कविताओं में करते हैं चूतिए,
वही ऐसी बकचोदी कर सकते हैं कि हम सोते हुए शेर हमें जगाओ मत, जो 1962 में हो रहा था, दबा के हो रहा था ये। अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में चाइना के कब्जे से आगे आते हैं। आप बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में रोमांस का क्या क्या जगह होती है। फॉरेन पॉलिसी में रोमांस की इतनी जगह हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कि एडविना माउंटबेटन और एडविना की लौंडिया, उसकी जो बेटी है, आपको उसकी चर्चा सुनाते हैं। वो बात कर रही है करण थापर से, अंग्रेजी में है पूरा वीडियो, पर आप देखिए, उसके बाद मैं उसका मतलब बताता हूं आपको। The relationship that you refer to in your book, you say that the Edwina Nehru relationship was also of use to your father as Viceroy, that he often appealed to Panditji through the influence your mother had, and that this was particularly useful handling tricky situations like Kashmir. That is true, and he did use her like that, but he certainly wasn't going to throw her. He didn't say to her, go and become the Prime Minister's lover because I need you to intercede. It was a byproduct of this deep Absolutely. affection. He realized that there was an emotional relationship that he could use Yes. for the betterment of everyone. Absolutely. Many people in India believe that, in fact, the decision Jawaharlal Nehru took to refer Kashmir to the United Nations was taken under your father's advice. Would that have been an area where your mother's influence would have been particularly useful? I think it could have been well, because Panditji, being a Kashmiri, of course, inevitably the emotional side comes in from one's own country, doesn't it? And my father, just in dry conversation, mightn't have been able to get his viewpoint over, but with my mother translating it for Panditji and making, appealing to his heart and more than his mind that he should really behave like this, I think probably that did happen. So in a very interesting sense, Panditji had a love in your mother, and your father had a bit of influence through your mother on Panditji. Yes, I think so. But what was the important outcome of it all was really for the good of India. Absolutely. And I mean, I think Mrs. Gandhi, when she became Prime Minister, she was a very, very clever politician, an amazing woman. But Panditji was a real statesman. It never occurred to him to make anything out of his position. He never made money out of it. He was the real idealist. It was for the good of India, always. In fact, you write in your book, if you had asked me who I loved most after my father and mother or my... देखा आपने, करण थापर एडविना माउंटबेटन से लिटरली, एडविना माउंटबेटन की बेटी से लिटरली ये कहलवा देता है कि जो माउंटबेटन था, माउंटबेटन अपनी बीवी एडविना को नेहरू को दे के एडविना नेहरू के दिल पे कब्जा करके रखती थी, दिल पे, और माउंटबेटन की बात मनवा लेती थी। लिटरली ये बात उसकी बेटी बोल रही है, उसकी बेटी किताब में लिखी गई ये बातें। अब आप सोच के देखिए, ये है फॉरेन पॉलिसी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसकी बेटी ने अपने किताब में लिखा है कि कश्मीर और अन्य ब्रिटिश मांगों पर सहमति दिलाने के लिए मेरे पिता लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना का इस्तेमाल नेहरू को प्रभावित करने के लिए किया। नेहरू जी एडविना से मिलने आधी रात को खास विमान से जाते थे, घंटों कमरे में बंद रहते थे। ऐसे दावे उनकी बेटी की अपनी किताब में है, मतलब एडविना की बेटी के। कांग्रेस वाले कहते हैं कि पत्रों में राष्ट्रीय मामले हैं। पब्लिक क्यों नहीं कर देते हो आप? अगर नेहरू और एडविना के बीच के जो लेटर्स लिखे गए हैं उसमें राष्ट्र डिस्कस हो रहा है तो पत्र सार्वजनिक कर दो, पर ऐसा नहीं हो रहा है। अब आते हैं, चर्चा करते हैं आखिर माउंटबेटन अपनी बीवी क्यों देगा किसी और को कि ले भाई तू मजे ले। तो उसके पीछे ये कारण था कि जो माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, वो गांडू था, समलैंगिक जो बोला जाता है, समलैंगिक था। उसके अलावा वो भी था, क्या कहते हैं उसको यार, वो पीडोफाइल भी था। IRA नाम की संस्था ने उसे पेल दिया था, मार डाला था। आप ये कुछ चंद फोटोज देखिए और समझिए कि उसको क्यों मारा गया था, ताकि आपके भी समझ में आए कि माउंटबेटन को क्यों मारा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, आप पढ़ लीजिए ये, जिसके कारण उसको IRA ने मारा था। चाचा नेहरू की तस्वीरों का जलवा, भाई मैं बार बार कहता हूं, इस देश के लोगों को चाचा नेहरू से इंप्रेस होना चाहिए। चाचा नेहरू पुरुष नहीं महापुरुष थे। महामानव दो ही पैदा हुए, बाकी नॉर्मल लोग हैं। एक चाचा नेहरू थे और एक आज महामानव राज कर रहे हैं इस देश पर। चाचा नेहरू की ये वाली फोटो देखिए, कैसे बिल्कुल एकदम 1 2 3 4 5 महिलाओं के बगल में बैठे। मुझे नहीं पता ये महिलाएं कौन है, बिल्कुल आइडिया नहीं, पर शायद इनकी जान पहचान की महिलाएं होंगी, अन्यथा क्यों बैठेंगे उनके साथ ऐसे वो लोग।
तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। चाचा नेहरू की तस्वीरों का तो आप बात ही मत करिए, तस्वीरों की तो तस्वीरें ही तस्वीरें हैं चाचा नेहरू की, एक से एक। ये देखिए आप, चाचा नेहरू सुट्टा पिलाते हुए, ठीक है, उसके बाद चाचा नेहरू गले लगाते हुए, फिर चाचा नेहरू का हाथ पकड़ के माउंट जो एडवीना वो ऐसे घूम रही है जैसे लग रहा है जैसे वो उनकी गर्लफ्रेंड या बीवी हो। अब ये देखिए चाचा नेहरू जो है वो चरणों में बैठे हैं, एडवीना जो है वो कुर्सी पे बैठी हैं। देखिए मतलब देश का प्रधानमंत्री पूरा देश चरणों में लेके बैठा हुआ है। ये थे हमारे चाचा नेहरू, कई लोग मजाक में उनको लहरू कहते हैं। लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया, ऐसे थे हमारे चाचा नेहरू। विदेश नीति की बात या विदेश नीति पे कमेंट करने का अधिकार इस देश में किसी भी पप्पू को नहीं है, भले ही वो राहुल गांधी क्यों ना हो। याद रखिएगा मेरी बात को। राहुल गांधी जी को मोदी जी के गले लगाने की जो कोशिश है उस पे कमेंट करना बड़ा अजीब है, क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी के गले पड़ गए थे एक बार उठ के संसद में, फिर आंख भी मार रहे थे, याद है आपको? आप ये वीडियो देखिए। This is not necessary. No. Nirmala ji. बड़ी ऑकवर्ड हो यार तुम। मोदी जी खुद गले पड़ रहे हो, जाके मोदी जी गले लगने का मजे ले रहे हो यार राहुल गांधी आप। अच्छा, इस वीडियो में आपको संतुष्टि? राहुल गांधी ऑकवर्डनेस की पराकाष्ठा पे रहता है बंदा। अब देखो अपनी ही सगी बहन को ऐसे गले लगा के चुम्मा ले रहा, देखो आप ये। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई इंटेंट खराब है उनके, पर मेरे भाई भारत जैसे देश में तुम पक्का विदेशी माँ के बच्चे हो, समझ में आता है हमको। भारतीयों को थोड़ा मुश्किल होता है, हम भारतीयों को ना ऐसा एक्सेप्ट करना, सगी बहन को ऐसे जबरदस्ती पकड़ के चुम्मा लेना थोड़ा हमारे लिए ऑकवर्ड होता है। आप भी कमेंट करके बताना ये ऑकवर्ड था कि नहीं था, मेरे लिए तो ऑकवर्ड है भाई। लेकिन राहुल गांधी जो सच्चा प्यार दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए, अपनी बहन के लिए, वो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी और से प्यार दिखाता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम। वैसे एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, मोदी और मेलेनी जब मिलते हैं तो मेलेडी बनती है, तो क्या इंदिरा और फिडेल मिले थे तो इनफिडेल बना था? सवाल का जवाब आप ही बताइएगा मुझे। भारत की राजनीति वैसे स्तर पे पहुंच गई दोस्त, ऐसा लेवल पे जा चुकी है कि एक तरफ पप्पू है और दूसरी तरफ गले लगने वाला फेंकू है। अब आपको चूज करना है, आप किसको चूज। प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों मिलके मुझे और आपको ऊपर जाने ही नहीं देना चाहते। फिक्स कर लिया इन्होंने मैच ऊपर ही ऊपर। हमारा जो एडिटर है अमित चौधरी, हमारा एडिटर आदित्य है, करण है, ये भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं, है ना। इनको मौका नहीं मिलेगा ऊपर जाने का। मौका इन लोगों ने ऊपर ही ऊपर फिक्स कर लिया है कि मैं एक बार मैं आऊंगा, एक बार तू आना। फिर ये अपने रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, ये अनुराग ठाकुर हैं, ये अमित शाह के बेटे हैं, ये अखिलेश यादव की बेटी है, ये इनका बेटा, ये इनकी बेटी। हमारा है ये पूरा देश, बाप का है हमारे। पुर के राजा, जयपुर के राजा, हैदराबाद के नवाब, वो सब चूतिए थे जिन्होंने ये देश इनको पकड़ा दिया, है ना। गधे थे वो लोग। बहुत बहुत फनी है ये पूरा देखना। नौसेना के जहाजों के आरोप, नेहरू से लेकर राजीव तक कमजोर विदेश नीति। राजीव गांधी का तो बहुत बुरा हाल था जब वो पीएम थे, मतलब उनको सिंडिकेट चलाता था। उस प्रधानमंत्री की कोई हैसियत नहीं थी, कोई फैसला नहीं करते, या तो अरुण नेहरू फैसला करते थे या सिंडिकेट फैसला करता था। राजीव गांधी ने कभी चौड़े में कोई फैसला ही नहीं लिया, सिवाय शाहबानो वाला, शायद वहां वो अड़ गए थे, ऐसा सुना है मैंने। आप लोग विदेश नीति पे सवाल मत खड़े करो, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं राहुल गांधी की एक बात की मैं तारीफ करूंगा आज। राहुल गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि हां वो मोदी और शाह को विचलित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से इस बार का संसद का जो सत्र है वो पेल दिया गया, उससे ये सिद्ध होता है कि वे राहुल गांधी अपने आप को एक पॉलिटिकल, भले ही फ्रिंज की तरह साबित कर रहे हैं, मतलब कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बन रहे, कोई ताकत नहीं बन रहे, पर फ्रिंज बन रहे हैं, गुरिल्ला टेक्निक पे आ गए हैं वो, पर आए जरूर हैं। अब इस बात को मानना पड़ेगा आपको। 2029 के संकेत तो नहीं है ये। अमित शाह और मोदी जैसे लोग अगर थोड़े से रैटल्ड दिखे आपको,
पहले जो एंकर वाला काम था कि मोदी जी बताते थे, मोदी जी मुद्दा छेड़ते थे और विपक्ष वाले उसी को धर लेते थे। अब पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी मुद्दा छेड़ रहे हैं और बीजेपी वाले उसका जवाब दे रहे हैं। बीजेपी वालों ने निर्णय ले लिया है कि हम राहुल गांधी को एक्सपोज कर देंगे। राहुल गांधी को एक्सपोज करने लायक कुछ नहीं, अमित मालवीय है। राहुल गांधी खुद ही एक्सपोज्ड है। हमारे गांव में कहते हैं नंगा आदमी है। अब वो नंगा आदमी है तो तुम उससे लड़ो, उसके स्तर पे जाके, या हारो, निर्णय तुम्हें करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।